नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। रूस यूक्रेन जंग के बीच दुनिया अब दो धड़ों में बच गई है। एक तरफ अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्र है, तो दूसरी तरफ रूस और उसके समर्थन करने वाले चंद देश। ऐसे में दुनिया भारत के कदम पर नजरें टिकाए हुए है। हालांकि भारत ने गुट निरपेक्ष की नीति अपनाते हुए खुद को अब तक तटस्थ रखा है। इसका मजमून यूएनएससी में वोटिंग से दूर रहकर दिया गया था। भारत को अपने पाले में लाने के लिए अब अमेरिका और रूस हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में इस विवाद में भारत का रुख क्या है और वो रूस से अपनी पुरानी दोस्ती को किस कदर निभा रहा है, इसके मायने रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की पीएम मोदी से मुलाकात से ही निकाले जा सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में आधा दर्जन से अधिक देशों के विदेश मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भारत का दौरा कर चुके हैं। हाल ही में चीन और मेक्सिको के विदेश मंत्री भी भारत आए थे। एक दिन पहले ब्रिटेन की विदेश मंत्री भी भारत में थी। वहीं गुरुवार को जब रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भारत पहुंचे, तो इससे पहले अमेरिका, जर्मनी और नीदरलैंड के सुरक्षा सलाहकार और समकक्ष भी दिल्ली पहुंच गए, लेकिन पीएम मोदी ने किसी को भी मिलने का समय नहीं दिया। इससे इतर पीएम मोदी ने सिर्फ रूसी विदेश मंत्री लावरोव से मुलाकात की और दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। रूस और भारत पुराने दोस्त रहे हैं। सामरिक क्षेत्र में दोनों देशों के संबंध बहुत पुराने हैं। ऐसे में यूक्रेन विवाद के बीच रूस अपनी पुरानी दोस्ती पर भरोसा जता रहा है। रूसी राजदूत से लेकर अब विदेश मंत्री तक ये कह चुके हैं कि भारत ने इस विवाद में जो रुख अपनाया है वो काबिले तारीफ है और वो अब तक किसी के दबाव में नहीं आया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी से मुलाकात से पहले रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भारत को मध्यस्थता करने के लिए भी कह चुके हैं। यूक्रेन विवाद के बीच भारत को रियायती दामों में तेल का निर्यात हो या फिर रूसी विदेश मंत्री की पीएम से मुलाकात, इस बात को अमेरिका भी जानता है कि दोनों देशों के बीच कितने गहरे संबंध है। हालांकि अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत रूस से नाता तोड़कर अमेरिका के पाले में खड़ा हो जाए, लेकिन भारत अब तक किसी भी पक्ष में नहीं गया है। और दूसरी तरफ आज ही की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुद नेपाल के प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है, बहादुर देउबा ने मुलाकात की है। तो ये जो तस्वीरें हैं, भारत इस बार कौन सी स्थिति में खड़ा है, किस जगह भारत खड़ा है, इस बार ये समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए, तो भारत की इस समय विदेशों में क्या स्थिति है, इसी पर चर्चा कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। अनिल गौड़ साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर सूर्य प्रकाश विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले गौड़ साहब, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। पहले से बहुत ज्यादा सशक्त, बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में भारत इस समय दिख रहा है। अगर विदेशों की बात करें तो आप किस तरीके से भारत की स्थिति को इस समय देख रहे हैं? गौड़ साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज उन्हें नहीं मिल पा रही है। प्रोफेसर सूर्य प्रकाश, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। एक बार फिर से उनको जोड़ेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से भारत की स्थिति इस समय मजबूत दिखाई दे रही है विदेशों में, वो ये साफ जाहिर करता है कि जिस तरीके से विदेशों की नीतियां अपना रही है, कूटनीति जो भारत ने अपनाई, वो सही साबित होती जा रही है। चाहे आप रूस यूक्रेन युद्ध की बात कर लीजिए, हाल ही में अफगानिस्तान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया, उस समय की कूटनीति की बात कर लीजिए। ये जो तमाम स्थितियां हैं, भारत ने किस तरीके से निभाई है और किस तरीके से अपना पक्ष रखा, वो काबिले तारीफ रहा है और इसकी तारीफ विदेश भी करते रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी समझने वाली बात यह है कि
हर देश से मुलाकात नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ एक ऐसे मंत्री हैं जिनसे वो मुलाकात कर रहे हैं, और कुछ एक ऐसे मंत्री वो हैं जो जिनसे बहुत अच्छे संबंध भारत के हैं। अगर बात करें तो जिस तरीके से नेपाल के प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की, चीन से उन्होंने मुलाकात की। चलिए, तमाम गेस्ट हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। गौर साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे गौर साहब, क्योंकि शुरुआत आप ही से कर रही हूँ मैं। भारत पहले से बहुत ज्यादा सशक्त और मजबूत हो गया है, और अब एक समय जब था जब हमें समय नहीं मिलता था मुलाकात का। आज वो समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर कोई मिलने आ रहा है विदेशों से, तो उनको समय नहीं दिया जा रहा। बहुत मजबूत स्थिति में इस समय भारत विदेशों के मामले में दिख रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं? मुस्कान जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल, चाहे वो पहले 2014 से लेकर आज तक, उन्होंने यही किया है कि उन्होंने सब देशों के साथ, जितने हेड्स ऑफ स्टेट हैं उनके साथ अपना इंडिविजुअल रेपो भी बनाया है, और साथ में उन्होंने भारत की जो आप कहेंगे जो एक हमारी सारी प्रस्तुति है, उस हिसाब से पेश की है कि वो सारे के सारे भारत का लोहा मानने लगे हैं। क्योंकि भारत में देखिए, जो हमारा एक मकसद, एक मूल मंत्र है हमारा वासुदेव कुटुंबकम, वो जो मंत्र है वो उन्होंने सबको समझाया, और उन्होंने कहा कि देखिए, जब तक पूरे विश्व के अंदर शांति नहीं होगी तब तक कोई भी देश जो है प्रोग्रेस नहीं कर सकेगा। अगर एक जगह अशांति होगी तो वो उसका असर किसी जगह भी पड़ेगा। और आप देख लीजिए, ये जो रशिया यूक्रेन का युद्ध है, इसके साथ में सारे दुनिया में अशांति हो गई है, हर चीज में, चाहे वो ट्रेड ले लीजिए, चाहे इकोनॉमी ले लीजिए, चाहे उसके अंदर रिफ्यूजीज का मसला ले लीजिए, सबके ऊपर असर पड़ रहा है। और साथ में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जिस हिसाब से आसमान छू रहे हैं वो तो आपके सामने है। अब यूरोप को अपनी जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ये जो मूल मंत्र भारत का जो था, वो उसमें हमारे प्रधान। फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब बात मुद्दे की कर लेते हैं, क्योंकि भारत जिस तरीके से विदेशों में अपनी नीतियों, अपनी कूटनीति के चलते अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और ज्यादा सशक्त हो रहा है, इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा भी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका वीएनबी न्यूज पर। गौर साहब, आपको मैंने रोका था, आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। ममता जी, मुस्कान जी, मैं ये कह रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा मूल मंत्र है हिंदुस्तान का, वासुदेव कुटुंबकम, वो सारी दुनिया को समझाया है, और ये सब हेड्स ऑफ स्टेट के साथ एक अपना 1-to-1 रेपो उन्होंने बनाया है। और अब जो है सारे के सारे उनकी बात मानते हैं और सुनते भी हैं। ये बात अलग है कि देखिए, भारत अभी इतना सक्षम नहीं हुआ, और अगर जब सक्षम हो भी जाएगा, वो तब भी बल के रूप से, बल के प्रयोग के साथ कहीं भी अपनी बात मनाने नहीं जाएगा कहीं पे भी। आप भारत का इतिहास देख लीजिए, पुराना इतिहास देख लीजिए, भारत ने कभी भी किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया, किसी भी जगह उन्होंने अपना बल का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपनी जो एक तरीके से डिस्कशन से, भाईचारे से और बैठ के बातचीत करके हर चीज सुलझाने के लिए कोशिश की है। और यही बात जो है, ये बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबको समझाई है, और सब मानते हैं इसको। और इसीलिए आज आप देखें कि हर कोई जो है, जो प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट है ऑफ स्टेट या कोई दूसरा भी हेड ऑफ स्टेट है, वो सारे के सारे प्रधानमंत्री मोदी जी की बात सुनने के लिए इच्छुक होते हैं और उनसे सलाह लेना चाहते हैं। तो ये जो चीज हुई है, ये एक बहुत बड़ी चीज है हमारे फॉरेन, जो मैं कहूँगा इंडिया की जो स्टैंडिंग है पूरे विश्व के अंदर, उसके अंदर एक बहुत बड़ा कदम है ये हमारा। और हम इसको अब इस हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम
जो है दुनिया के अंदर जो जगह जहां पे भी हमारी मध्यस्थता की जरूरत है, हम उसके अंदर करके अपनी मीडिएशन करके वहां पे रिकंसिलिएशन करने के लिए कोशिश करते हैं। इसीलिए आप देखिए रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो आए हैं, बिल्कुल। जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो भी आए हैं सारे, और सारे के सारे हिंदुस्तान के पास आस्ते आस्ते क्यों आ रहे हैं, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ही वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जेलेंस्की से भी बात की, जिन्होंने रशिया से भी बात की और सीज फायर डिक्लेयर करा के अपने 20,000 से जो ज्यादा जो हमारे जो वहां पे स्टूडेंट्स थे और साथ में फॉरेन नेशनल थे उनको वहां से सीज फायर के अंदर इवैक्यूएट करवाया। तो ये एक छोटी बात नहीं है। तो इसीलिए आज भारत का जो स्तर है, मैं कहता हूं हमें हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे जो प्रधानमंत्री है, उनका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने ये किया है और हम इसको लेके आगे चल रहे हैं। और यही बात जो है बाकी जो देश है वो भी हमें इस बात का पूरा जो है हमें सहयोग दे रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर बेअंत झा, आपके पास मैं आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से गौड़ साहब ने तमाम बातें बताई, काफ़ी बेहतर ये बातें हैं, क्योंकि अब भारत वाकई बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है। तमाम देशों का उन्होंने जिक्र किया जो भारत में आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़्यादा देशों से मुलाकात भी नहीं की है, उनके जो समकक्ष थे उनसे मुलाकात नहीं की है। मुलाकात अगर हुई तो आज नेपाल के प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है और उससे पहले लारवोव से मुलाकात हुई। इन मुलाकातों के क्या मायने आप समझते हैं? देखिए, भारत एक ऐसी स्थिति में है जहां पे कि ये किसी एक खेमे में नहीं है। देखिए, आज के दिन में जो रशिया यूक्रेन युद्ध चल रही है, इसमें जितने भी लोग पहल करने के लिए आए हैं वो किसी न किसी खेमे में बटे हुए हैं। आपको पता है कि इसराइल अमेरिका के साथ में है, टर्की नेटो के साथ में है, यूएई भी पहले किसी न किसी के साथ में था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो यूक्रेन आए, या जर्मन चांसलर रूस और यूक्रेन दोनों जगह गए हैं, फ्रेंच जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो दोनों जगह गए हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट। तो ये सब लोग जो हैं किसी न किसी खेमे से आ रहे हैं, चाहे नेटो ब्लॉक में हैं, चाहे अमेरिका के साथ में हैं, चाहे यूरोप के साथ में हैं। तो आज के दिन जो ये युद्ध विराम नहीं हो पा रहा है, समझौता नहीं हो पा रहा है रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के बीच में, उसका एकमात्र कारण है कि आपसी में जो विश्वास एक होता है उसकी कमी है। एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना बनी हुई है, और यही एक ऐसा जगह है जहां अगर दोनों पार्टी चाहे, अगर सर्गी लावरोव ने सच्ची अगर कहा है, प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया हुआ है कि वो मध्यस्थता करें, और यूक्रेन के जो राजदूत यहाँ पे हैं इगोर, उसने युद्ध के तीसरे दिन ही भारतीय प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की थी कि वो मध्यस्थता करके युद्ध विराम लागू करवाएं। तो अगर आज के दिन में भी अगर जेलेंस्की चाहते हैं, अगर पुतिन चाहते हैं कि भारत मध्यस्थता करे, तो फिर दोनों के चाहते हुए मध्यस्थता करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि भारत का अभी तक एक स्टैंड रहा है कि तीसरे देश को बीच में आने नहीं देना, चाहे हमारा और पाकिस्तान का रिश्ता हो, चाहे हमारा और चाइना का रिश्ता हो, मध्यस्थता हम यूं स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन इस केस में जहां पे के विनाश की स्थिति हो रही है यूक्रेन के अंदर में, अगर किसी भी तरह से मध्यस्थता करके या जिस भी तरह से अगर एक युद्ध विराम की स्थिति प्रस्तुत की जाए, तस्वीरें सामने आ रही है, वो बताती है कि भारत की स्थिति इस बार कितनी ज्यादा मजबूत होती जा रही है। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। झा साहब, आप अपनी बात पूरी करें। जी, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत एक अच्छे स्थिति में है। दोनों पार्टी से, रूस और यूक्रेन दोनों से हमारे संबंध जो है वो मजबूत है, आज के दिन से नहीं, बहुत पहले से ही। तो इसीलिए जो एक लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी जो है अभी बाकी जितने मध्यस्थता करने के लिए आए हुए हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी मोस्टली नेटो के साथ में है, यूरोप के साथ में, अमेरिका के साथ में है, लेकिन भारत दोनों के साथ में मधुर संबंध है। तो इसीलिए अगर मध्यस्थता करने का अगर सवाल आया तो भारत को इसमें हर्ज नहीं होना चाहिए, और हमारे मध्यस्थता करने से अगर यूक्रेन का विनाश रुक जाता है, अगर तीसरे विश्व युद्ध की जो अभी स्थिति है, नौबत आ गई है, अगर उससे बचा जा सकता है तो क्यों नहीं, जरूर करना चाहिए। मुस्कान, ठीक है।
हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर सूर्य प्रकाश भी मौजूद हैं। प्रकाश साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से हम लगातार बात कहते थे कि भारत को कूटनीति में बदलाव करने की जरूरत है, हम लगातार ये बात कहते आए हैं कि कूटनीति में बदलाव होगा तो भारत और ज्यादा मजबूत होगा। वो बदलाव जो चाहिए था, क्या वो बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे पाए हैं आपके नजरिए में? क्योंकि आज भारत बहुत ज्यादा सशक्त है। जो आप कह रही हैं कूटनीति को लेकर के, तो कूटनीति शुरू से ही अपनी इस नीति को लेकर के चल जाइए, चाहे वो आप सार्क देशों को लेकर के देख सकते हैं या फिर पंचशील जो पहले प्रधानमंत्री नेहरू थे उनका जो एक प्रयास था। तो भारत ऐसा नहीं है कि कूटनीति नहीं कर रही है या चीजों को एशिया में पूरे एशिया में देखे, चाहे श्रीलंका है, मालदीव है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, उससे उन सभी देशों में सबसे मजबूत स्थिति अपने देश भारत की है। भारत जो है, अब आप श्रीलंका के वर्तमान हालत की आप बात कर लीजिए तो पेट्रोलियम जो है प्रोडक्ट, उसकी कीमत लगभग। के साथ मैं प्रकाश साहब आपको रोकना चाहूंगी, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। प्रकाश साहब, आप अपनी बात पूरी करें। भारत के लिए ये चिंता की बात है कि इस समय के जो भी पड़ोसी देश है उसमें बड़ी अस्थिरता का माहौल है। चाहे वो पाकिस्तान की बात कर लीजिए, वहां भी राजनीतिक अस्थिरता दिख रही है। श्रीलंका आर्थिक संकटों से गुजर रहा है ना, और नेपाल में भी कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो हम अभी इस वर्तमान स्थिति में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उनका दायित्व बनता है, चाहे वो सुरक्षा को लेकर के हो, चाहे संबंधों को लेकर के, उसको मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं हमें ज्यादा पहल करने की आवश्यकता है। ये जो दोनों देशों में संकट पैदा हुआ है, पाकिस्तान और श्रीलंका में, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो चीन की, चाइना की है। आप चीन जो है पहले इन देशों को करोड़ों लाखों रुपए जो है वो कर्ज देता है और फिर वसूली का दबाव बनाता है। इस तरीके से जो दबाव है, इसके कारण जो है एक राजनीतिक अस्थिरता आ चुकी है। श्रीलंका की जो वर्तमान हालत को पैदा करने में भी चीन की भी कहीं ना कहीं आज से 3 साल पहले की भूमिका है। कोविड से पहले चीन ने श्रीलंका के लिए एयरपोर्ट और क्या कहते हैं बंदरगाह बनाने के लिए प्रोजेक्ट रखा और फिर उसको पिछले कुछ सालों में उसमें हाथ खींच ली। तो ये राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई, और श्रीलंका में राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने का एक बड़ा कारण है कि वहाँ सरकार जो है वो एक परिवार है, 7 लोगों की परिवार जो है वह देश को चला रही है। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, जो बहाली है, वो उस देश में नहीं है। और ऐसे में भारत को खुल करके सामने आना चाहिए और मदद करनी चाहिए, ताकि न केवल हमारी सीमाएं सुरक्षित रह सके, बल्कि हमारे आसपास जो अस्थिरता है और जो लोग हमसे सहायता की उम्मीद कर रहे हैं, एक आंखों में टकटकी लगाए बैठे हैं, उनको वो चीजें मिल सकें। भारत को मजबूत बनने के लिए जरूरी है कि इन देशों की मदद करें। और इस मामले में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की, चाहे वो रसिया के प्रधानमंत्री से, विदेश मंत्री से मिलना, ये एक महत्वपूर्ण बात है। आप देखिए, कच्चे तेल को खरीदने को लेकर के जो डील हुई है, उस डील को लेकर अमेरिका भारत से नाराज है। अब ऐसे में हमारे देश के और हमारे देश के प्रधानमंत्री की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने डील किया, अमेरिका के विरोध के बावजूद उन्होंने डील किया है। आज वो नेपाल के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। तो ये एक प्रधानमंत्री जी बिल्कुल इन सारी चीजों पर नजर रखते हुए हैं, और मुझे लगता है भारत अपने आप को बड़ी मजबूती से उभर गया इन चीजों को लेकर के। जी मुस्कान जी, बिल्कुल, ये बात बहुत अहम कही आपने, क्योंकि देखिए, जो भी हमारे आस पड़ोस के देश हैं, वहां पर जिन भी आप तमाम देशों की बात ले लीजिए जहां पर अभी इस समय अस्थिरता है,
चीन की बहुत ज्यादा भूमिका वहां पर रही है, जिस तरीके से बहुत अच्छे से समझाया भी प्रोफेसर साहब ने। अगर बात करें श्रीलंका की, तो 3 साल पहले का जो जिक्र किया उसमें भी चीन की भूमिका रही है, और उसके बाद नेपाल की बात करें वहां भी कहीं ना कहीं चीन की भूमिका रही है, जिसके बाद नेपाल के पीएम भी आज यहाँ पर आए। चीन की बात जिस तरीके से, अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में तो हमेशा से ही चीन रहा है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान में भी राजनीतिक अस्थिरता इस तरीके की है गौड़ साहब कि अब जो इमरान खान है वो भी अभी उन्होंने संबोधन दिया तो कितनी बार उन्होंने भारत का जिक्र किया, यानी कि वो भी अब सीधे तौर पर भारत की ओर देख रहे हैं। देश दुनिया पूरी अब भारत की ओर इस तरीके से टकटकी लगाए बैठी है। दूसरी तरफ अमेरिका, कितनी भी मुलाकात हो, अमेरिका सबसे अहम नजर रखता है तमाम मुलाकातों पर भारत की। मुस्कान जी, ऐसा है, देखिए भारत ने शुरू से पहले, आपको पता है, देखिए हमने नॉन अलाइंड नीति अपनाई और उसके हिसाब से चलते रहे। कहीं बीच में नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है वो कहीं दब गया और खत्म हो गया, पर वो जो हमारी एक नीति थी कि हम किस सुपर पावर के साथ में इस हिसाब से नहीं खड़े होंगे जिस हिसाब से हमें उस सुपर पावर का ही मानना पड़े, तो ये एक जो नीति थी हमारी, हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। देखिए रशिया के साथ हमारी दोस्ती है, ठीक है, पर रशिया को हमने फिर भी ये समझा दिया है कि देखिए सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्रीज शुड बी मेंटेन्ड। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने इनको, जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर को मिलने के बाद में जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसके अंदर भी बोला है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। पर दूसरी ओर हमने रशिया के खिलाफ जब यूनाइटेड नेशंस के अंदर रेजोल्यूशन आया, हमने एब्सटेन किया, हमने ना उसमें हाँ की ना ना की, हमने कहा नहीं, हम इसके एब्सटेन करते हैं हम इस वोट से। तो एक हिसाब से वो रशिया के फेवर में था वो। तो ये जो चीज है, हमारी जो कूटनीति है वो हमेशा इंडिपेंडेंट रही है। आज आप देखिए, अगर हम अमेरिकन कैंप की मान लेते तो आज हमारा हाल वही होता जैसे जो पाकिस्तान का हो रहा है या इवन ताइवान का हो रहा है। आप देखिए हाल ही में जो बाइडेन और जो जिनपिंग की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, उसमें बाइडेन ने साफ कह दिया कि ताइवान जी, अमेरिका जो है ताइवान को मानता है कि वो चीन का हिस्सा है, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो चीन को नहीं चाहता कि वो रशिया का सपोर्ट करे। तो अमेरिकन जो लोग है पॉलिसी, वो हमेशा यही है, यूज एंड थ्रो की, और वो हिंदुस्तान को पता थे, तभी हमने उसके जो है पाले में हम नहीं गए और ना ही हम उनकी बातें मानते हैं उस हिसाब से। आज आप देखिए जब इनके डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो आए हैं, किस हिसाब से वो बयान देके गए हैं। वो ये सोचते हैं, अमेरिका ये सोचता है कि हर मुल्क जो है जो है उसकी मानेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर है, चाहे मनी पावर है, चाहे मसल पावर है, वो करेगा। पर आज वो दुनिया वो नहीं है। दूसरा, आप चीन को ले लीजिए, चीन देखिए, चीन की विस्तार नीति जो है, हिंदुस्तान उसके खिलाफ खड़ा है शुरू से, क्योंकि हिंदुस्तान खुद उसका एक शिकार है। बिल्कुल, आपको पता है, देखिए लद्दाख के एरिया में हमारे साथ कैसे हुआ, 62 के अंदर किस हिसाब से, उससे पहले तिब्बत के अंदर किस हिसाब से घुसा है, और आज तिब्बत का सारा एरिया उसने अपने हिसाब में कर दिया। शिनचान का क्या कैसे किया उन्होंने। तो हिंदुस्तान जो अपनी नीति के साथ खड़ा है, और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब जो इनके जो अमेरिकन डिप्टी सेक्रेटरी कह गए कि भाई अगर चीन कुछ ऐसी बात करेगा लद्दाख में, हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे, रशिया नहीं खड़ा होगा। अमेरिका ने कहां खड़ा हुआ? आज तक अमेरिका पाकिस्तान को इस जो कटघरे में नहीं खड़ा करता कि हिंदुस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है कश्मीर के अंदर डालने वाला पाकिस्तान है। आज तक नहीं कहता। क्यों? क्योंकि उसको पाकिस्तान की जरूरत थी उस टाइम। तो इसीलिए हिंदुस्तान ने जो नीति अपनाई है बिल्कुल सही अपनाई है, और मैं कहूंगा अभी भी हम जो फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल सही फॉलो कर रहे हैं। रह गई चीन की बात। देखिए चीन की विस्तार नीति जो है वो सबको पता है। उसने सब जगह अपना एक जो ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव वाला जो एक सिलसिला शुरू किया, उसने कहा सब देशों को, देखिए जी मैं कर्जा देता हूं आपको, आप इधर से आपकी डेवलपमेंट होगी। अब जो मुल्क जो उनके लीडर फंस गए उसके अंदर, वो आज देख लीजिए उनका हाल क्या है। श्रीलंका का यही हाल है, क्योंकि यही राजपक्षे ब्रदर जो है यही पहले थे जिन्होंने आमंत्रित किया चीन को और हिंदुस्तान को नकारा। उसी जो पोर्ट की बात जब करते हैं, ये जो सारा पहले ये कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान को दे रहे थे, पर इन्होंने हटके वहां पे चीन को दिया। क्यों? जरूर कोई ना कोई अंडरहैंड डील हुई होगी इनकी। आज यही उसी का पछतावा कर रहे हैं।
कि आज वो कर्जे के ऊपर डूबे हुए हैं, उन्होंने वो 99 साल के लिए लीज पे भी दे दी है जगह, उसके साथ में और भी जगह दे दी। वही हाल पाकिस्तान का आप देखिए, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके ऊपर कितना पैसा उन्होंने दे दिया है पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान को आने वाले दिनों में इंटरेस्ट जो है वो इतना बनेगा कि पाकिस्तान का अपना जीडीपी ग्रोथ नहीं होनी कुछ उसकी, उसका रेवेन्यू नहीं है इतना कि वो इंटरेस्ट को सर्विस कर सके। तो होगा क्या, वो अभी आपने देखा पीछे वो कुछ आइलैंड है वहां कराची के पास में, वो उन्होंने खाली करा के चीन को देना शुरू कर दिए। और आस्ते आस्ते आप देखेंगे जो कराची का एरिया सारा का सारा है ये चीन का हिस्सा हो जाएगा, जिस हिसाब से श्रीलंका में हुआ है, जिस हिसाब से वहां आपके जो बाकी मुल्कों में हो रहा है, जो अफ्रीकन नेशन में हो रहा है। तो ये जो चीज है, ये चीन की विस्तार नीति जो है, ये भी हिंदुस्तान को पता है। और आज आप देखिए, ठीक है गौर साहब, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं, एक बार फिर से गेस्ट को रुक कर लेते हैं। गौर साहब, आप अपनी बात पूरी करें। तो मैं बता रहा था, देखिए नेपाल के अंदर जो पीछे इनकी जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी ऑयली की, उसने किस हिसाब से चीन का रुख किया, और आज जब चीन ने उनके कई गांव जो है वो हड़प लिए हैं और वहां पे अपनी जीतें बनाई है, तो वो सारे अब नेपाल के लोग जाग गए हैं। तो चीन जो है हर जगह जहां पे भी अपना कोई एक दिखावा करता है कि मैं आपकी मदद कर रहा हूं, वो मदद नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ उस जगह को, उस देश को अपने अधीन करने के लिए लगा हुआ है। और अपनी विस्तार नीति जो है कि जगह जगह वो अपने बेसिस, मिलिट्री बेसिस बनाना चाहता है, स्पेशली इंडो पैसिफिक में, क्योंकि उसको देखिए दो ही डर है चीन को। एक, उसकी सप्लाई रूट जो है ऑयल की, वो खाड़ी के देशों से चीन को आने में वो जो रूट है सारा का सारा, और उसके जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो जो रूट है, उस रूट को किसी तरीके से प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर क्यों इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा था कि उसको एक डायरेक्ट रूट जो है वहां से अपना पूरा वार्म वाटर पोर्ट मिल जाता। तो ये जो चीज है, इसके लिए भी भारत ने इस बेल्ट रोड इनिशिएटिव में हिस्सा नहीं लिया, और उन्होंने कहा कि ये जो है देशों की सॉवरेनिटी के ऊपर एक अटैक है, इसीलिए हम इसके अंदर नहीं जाते। पहले आप सॉवरेनिटी जो है हर देश की जो है उसको प्रोटेक्ट करें, और उसको आप कहें कि नहीं हम उसके अंदर नहीं इसका जो भी लोन वगैरह दे रहे हैं हम उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे कि उसकी सॉवरेनिटी खत्म करने के लिए, वो चीन ने नहीं माना। इसलिए भारत जो है उसके खिलाफ रहा और अभी तक उस चीज के खिलाफ है। यूरोपियन नेशंस को पता लग गया है, जिस देश को पता लग गया है कि चीन की नीतियां क्या है, उन सब ने चीन को अब नकार दिया है। तो इसीलिए भारत का स्तर जो है, सारे दुनिया के लोग जो है वो समझते हैं कि भारत का स्टैंड हमेशा ठीक रहता है, वो सबके हित के लिए रहता है, अपना वन साइडेड हित नहीं होता। आपको छोटी सी बात बताऊं, देखिए आज यूनाइटेड नेशंस ने सैंक्शन लगाए हैं रशियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे ऊपर, पर अमेरिका की अपनी जो रिफाइनरीज है वो 1000 मिलियन बैरल जो है वो इंपोर्ट कर रही है रशिया से। तो ठीक है गौर साहब, मैं आऊंगी एक बार फिर से आपके पास, बाकी दुनिया के लिए है। जी मैं आ रही हूँ गौर साहब एक बार फिर से आपके पास। झा साहब आपके पास भी आऊंगी। मैं एक बार सूर्य प्रकाश जी के पास जाना चाहूंगी, उनके पास समय थोड़ा सा कम है, उनसे मैं एक बार बात करना चाहूंगी। सूर्य प्रकाश जी, मैं ये समझना चाहूंगी आपसे, चीन के जिस तरीके से जिक्र गौर साहब कर रहे थे, अभी आईओसी की बैठक हुई थी, जब आईओसी का जो बैठक थी उसमें जिस तरीके से चीन के विदेश मंत्री ने कश्मीर को लेकर एक बयान दिया था, वो बयान भारत ने बहुत कड़ी निंदा भी की थी उस बयान की, उस बयान को लेकर। और अब अगर देखिए तो जिस तरीके से हाल ही में उनके समकक्ष जो है वो भारत आए थे, उन्होंने मुलाकात के लिए समय मांगा, उनको मुलाकात का समय नहीं दिया गया। ये जो तमाम स्थितियां हैं चीन की, दोहरा रवैया आप इसे कह सकते हैं। चीन की शुरुआती दिनों से ही भारत के साथ ऐसे संबंध रहे और चीन कभी भी भारत को प्रमोट करने या मजबूत करने के लिए नहीं खड़ा रहा, हमेशा ही कमजोर करने की कोशिश में साथ में लगा रहा। दूसरी बात, सीमाओं पर लगातार विवाद बने रहे, हमला ऑलरेडी हो चुका है इस देश में एक बार कर चुका है अरुणाचल। तो चीन कभी भी जैसे पाकिस्तान को लेकर के भारत का एक चाहे जितना भी कोशिश या प्रयास हमारी तरफ से होता है, लेकिन उनकी ओर से ऐसा दिखता नहीं। तो ये स्वाभाविक है कि चीन भारत को आज के स्टेज पर, आज के समय में वो सबसे बड़ा अपना एक तरीके से कंपटीटर भी मानता है। अब आप देखिए कि श्रीलंका को उसने जो कर्जा दिए उसमें लगभग वो
36-38% लगभग उन्होंने उसको लोन दिया। हालांकि भारत ने पिछले दिनों 19,000 करोड़ रुपया श्रीलंका को कर्ज दे करके कोशिश किया कि उसमें कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान चाइना जो है ये दोनों ही अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। तो बीच में श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो या मालदीव हो, इस तरह के देशों में से राजनीतिक संबंध और कर्ज देकर के उसे अपने तले दबाना, ये चीन अपना एक प्रयास कर चुका है। और इसमें हम फिलहाल जो है थोड़े से कहीं ना कहीं पीछे रह रहे थे, क्योंकि बीच में भारत की संबंध नेपाल के साथ भी मधुर नहीं दिखे। बांग्लादेश और म्यांमार वाले मसले पे भी आप देखिएगा कि पिछले शुरुआती दौर में, आज से 7-8 साल पहले, भारत के इन सारे पड़ोसी देशों के साथ ऐसा लग रहा था कि राजनीतिक संबंध खराब हो चुके हैं, व्यापारिक और तमाम तरह की कई ऐसी घटनाएं आ रही थी। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है उसमें प्रधानमंत्री जिस प्रकार से अलग अलग देशों में जाकर के मिल रहे हैं और संबंधों को मजबूत बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भारत पूरे एशिया में एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। और इस मसले में चीन भी कभी न कभी में पीछे हटना पड़ेगा। जैसे आज रसिया कई वर्षों के बाद फिर अपने अस्तित्व को खड़ा कर चुका है ना। यूक्रेन के मसले में आप देख सकते हैं कि आज 35-40 दिन हो गए, लेकिन रसिया कहीं ना कहीं एक अपनी जो महाशक्ति 90 के दशक में या उससे पहले जाना जाता था, ये पहले माना जाता था कि पूरी दुनिया में 2 महाशक्तियां हैं, अमेरिका और रसिया। और एक समय ऐसा भी आया 90 के दशक के बाद कि सिर्फ अमेरिका ही हमें पृष्ठभूमि में दिखाई दे रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार रसिया जैसे अभी उभर के आया। वैसे मुझे लगता है कि चीन को भी भारत अपनी नीतियों से और प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में उन्हें पीछे छोड़ देगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्य प्रकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। झा साहब और गौड़ साहब, मैं आपके पास आऊंगी, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। झा साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी हमारे साथ सूर्य प्रकाश जी जुड़े, उन्होंने तमाम बातें कही चीन को लेकर। चीन का रवैया तो हमने देखा ही है किस तरीके से भारत को लेकर है, लेकिन अभी उन्होंने एक बात कही कि भारत अपने खुद पर विश्वास रखे और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरीके से कूटनीति को अपनाते रहे, यही कूटनीति, तो कहीं ना कहीं हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। ये बात उन्होंने कही, कितना आप इस बात से समर्थ रखते हैं? इतना आसान नहीं है जो हम चीन के बारे में सोचते हैं। चीन काफी सामर्थ्य देश है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और वो क्या करेगा वो इसके ऊपर में निर्भर नहीं करता है कि दूसरे क्या सोचेंगे इसके बारे में। जानते ये एक बेसिक डिफरेंस है चीन और भारत में। हम कोई ऐसा स्टेप लेने से पहले ये भी सोचते हैं कि दूसरे जो हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ह्यूमन राइट्स हुआ या इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं उसमें क्या असर पड़ेगा। चीन ये सब नहीं सोचता, उसके लिए ह्यूमन राइट्स का कोई मतलब नहीं होता, दूसरों का कंसिडरेशन जो है उसके लिए कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए चीन बिल्कुल इन सब चीजों से अभी पिछले जो कुछ दशक गए हुए हैं इसमें बिल्कुल अलग है। अब जहां तक चीन और भारत के संबंधों की बात आती है तो देखिए दो ही चीज हैं जो कि हमें चीन से थोड़ा सा अलग रखने के लिए कह रहा है। एक तो चीन की विस्तारवादी नीति, चाहे वो हमारे अक्साई चीन को जो अधिग्रहण किए हुए है, चाहे वो हो, चाहे ईस्टर्न लद्दाख में जो वो कोशिश करता है हमेशा इंटरफेयर करने की या अतिग्रहण करने की, चाहे फिर वो सिक्किम हो चाहे अरुणाचल हो, वहां अधिग्रहण करने की कोशिश करता है। तो चीन की एक तो ये विस्तारवादी नीति और दूसरी जो इंसर्जेंसी को भारत के अंदर में चल रहा है उसको बढ़ावा देने की, चाहे वो पाकिस्तान के थ्रू जो जिहादी हैं वो आते हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट के थ्रू जो इंसर्जेंट्स हैं, जो माओवादी जो हैं वो आते हैं, उनको काफी सारा साजो सामान मुहैया कराता है चीन। तो चीन की ये दो चीजें जो हैं, एक विस्तारवादी
और दूसरी भारत के अंदर में इंसर्जेंसी को बढ़ावा देना। अगर ये वो दो चीजें बंद कर दी तो चीन भारत का बहुत बड़ा मित्र हो सकता है, लेकिन वो करेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि अगर भारत समर्थ हो गया तो चीन को फिर जो जो एक टक्कर का जो प्रतिस्पर्धा है उसमें जाना पड़ेगा चीन को। तो जब तक चीन भारत को उलझाए हुए है अपने वेस्टर्न बॉर्डर से पाकिस्तान के थ्रू और अपने दूसरे बॉर्डर से इंसर्जेंसी के थ्रू, तब तक चीन जानता है कि ठीक है भारत अपने आप में उलझा हुआ है, वो किसी तरह का चैलेंज नहीं बनेगा। और ये चैलेंज जो है सिर्फ मिलिट्री या पावर गेम में नहीं है, ये पूरे अंतरराष्ट्रीय जो स्तर पे है, आपका अपना सम्मान है, आपका अपना विचार है, वहां पे भी है। जैसे मसलन अगर न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का की बात हो या बाकी सब चीजें बात हो, चीन हमारे लिए अड़ंगा लगाता है हमेशा। चाहे वो जो जो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें भारत का परमानेंट स्टेटस लाने का हो, चीन वहां पे अड़ंगा लगाए हुए हैं। तो इस तरह से जहां पे भी चीन को मौका मिलता है कि भारत को दूर रखे, वहां पे चीन अपना कोशिश करता है और कुछ हद तक सफल भी होता रहा है। हमने देखा कि हमने कितने कोशिश किए थे जो आतंकवादी थे पाकिस्तान में रहने वाले, उनको प्रोस्क्राइब लिस्ट में डालने के लिए, और उसके लिए चीन हमेशा उसमें अड़ंगा लगाता रहा। तो चीन आपके साथ में आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन चीन अगर अगर RIP रशिया, इंडिया और चाइना, अगर ये तीनों अभी मिल जाए, क्योंकि अभी के स्थिति में जो नेटो का असर रहा हुआ है यूक्रेन के साथ में, चाहे यूरोपियन कंट्री का रहा हुआ है वहां पे, तो ये तीनों कंट्री आपस में ये फील करते हैं कि हमें एक ब्लॉक बनना चाहिए, क्योंकि हम एक तो दो बिल्कुल नेबर हैं और उधर तीसरे जगह में जो चीन है, चीन भी रशिया के बहुत करीब है। तो अगर रशिया जो एक पावर ब्लॉक था, चीन आज के दिन में जो पावर ब्लॉक है, और भारत जो कल को एक पावर ब्लॉक बनेगा, अगर ये तीन का एक एक्सिस बने तो बहुत बड़ी जो एक ब्लॉक है, सिक्योरिटी ब्लॉक, वो यहाँ पे बन सकती है। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि चीन की जो अपनी आइडियोलॉजी है उसको एक्सपेंशनिस्ट की, उसको वो चेंज करे। और दूसरा, देखिए हमेशा कुछ सवाल उठता रहा है कि अमेरिका अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। जिस दिन हमने वोट से एब्सटेन किया था यूएन में, उस दिन भी अमेरिका जो था अनकंफर्टेबल था, वो भारत पे दबाव बना रहा था कि आप हमारे लिए वोट कीजिए। और आज के दिन में अमेरिका जो है वो भारत के बहुत नजदीक भी नहीं है और बहुत दूर भी नहीं है, लेकिन क्या आप उस पर विश्वास कर सकते हैं? नहीं। ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है अमेरिका के साथ में अभी भी बना हुआ है, क्योंकि आप तीन चीज याद कीजिए। एक तो पिछले साल का जब बाइडेन आए हुए थे, उसके पहले भारत और ट्रंप का रिलेशन जो था बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, और हम एक दूसरे को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बुलाते थे। लेकिन 1.5 महीने के अंदर में बाइडेन ने क्या किया, उसने अपने 7th फ्लीट को हमारे इकोनॉमिक जोन में लिया, जो मेरिन में जो एक इकोनॉमिक जोन होती है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसमें भेजा। उसके अंदर में सिर्फ यह बताने के लिए कि जो चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो, चाहे इंडियन ओशन हो, चाहे अरेबियन ओशन हो, यहाँ पे आपका वर्चस्व नहीं है, हम आपको दखल दे सकते हैं। तो जो एक मित्रता डेवलप हो रही थी, उसमें स्ट्रेट वे अमेरिका ने एक धक्का दिया। दूसरा, भारत में जब भी कोई पाकिस्तान का मामला उठता है या चीन का मामला उठता है या कश्मीर का मामला उठता है, अमेरिका एकदम आंख मूंद के पाकिस्तान का साथ देता है, या बाकी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जो ग्रुप है उनको मानता है, उनको सह देता है। तो जहां पे आप फ्रेंडशिप दिखा रहे हैं, वहां पे इस तरह की जो आपकी नीति रहती है, वो काम में वो किसी भी तरह से सहायक नहीं होती है। तो दूसरी ये हो गई। और तीसरी, जब ये एक पावर ब्लॉक बन रहा था क्वाड का, याद कीजिए क्वाड जो हमने भारत में जो बहुत अधिक अपनी जो इच्छा दिखाई थी, वो चाइना को तिब्बत, ये जो ईस्टर्न लद्दाख है उसमें लिबरेट करने के लिए कि क्वाड बनेगा, क्वाड में जो सिक्योरिटी एलिमेंट आएंगे, मिलिट्री आएंगी, वो आएगा। तो कल को अगर चाइना हमें यहाँ पे चैलेंज करेगा ईस्टर्न लद्दाख में या कहीं से भी उत्तरी सीमा पे, तो हम
क्वाड को एक्टिवेट कर सकते हैं, वहां पे चाइना को लेवरेज कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने क्या किया? झा साहब, मैं रोकना चाहूंगी, मेरे पास समय की कमी इतनी ही है, समय की कमी मेरे पास। झा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सूर्य प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। लेकिन फिलहाल ये बात सच है कि भारत पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है, और खुद को इस मजबूती का कारण आप हमारी कूटनीति भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।